नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री बाई अजीत सिंह कवई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में जितना भी इतिहास है सब कुछ अपन जानने वाले हैं। अपन इस पॉइंट्स को तो जानते हैं कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने घोड़े पर बैठ करके राजस्थान के जितने भी इतिहास के एविडेंसेज हैं उनको इकट्ठा किया था, घोड़े पर घूम घूम करके। पर कहीं ना कहीं अपन ऐसे पॉइंट से अभी भी दूर हैं कि कर्नल जेम्स टोड के घोड़े का नाम क्या था या फिर कर्नल जेम्स टोड का जो घोड़ा जो था वो किसने भेंट किया था। ऐसे सभी ताबड़तोड़ लेवल पर फैक्ट्स को लेकर के और कर्नल जेम्स टोड के संपूर्ण इतिहास को लेकर के क्लास होने वाली है। तो देखते हैं। देखो, कर्नल जेम्स टोड जिन्हें हम राजस्थान के इतिहास के जनक के नाम से जाना जाता है और जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें देखना कि देखो, कर्नल जेम्स टोड जो हैं ये 20 मार्च 1782 ईस्वी को, कितना 20 मार्च 1782 ईस्वी को इस्लिंगटन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और वैसे कर्नल जेम्स टोड को देखा जाए तो ये रहने वाले मूलतः कहां से थे, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और कर्नल जेम्स टोड की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी कहां पर हुई है, तो स्कॉटलैंड में हुई है। तो आप इस चीज को लेकर के ध्यान रखना, इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ है और निवासी कहां से, तो स्कॉटलैंड से हैं। इनके पिताजी हुआ करते थे जेम्स, इसीलिए इनके नाम के आगे क्या मिलेगा, जेम्स। और कर्नल इनको उपाधि प्रदान की जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो अपन अभी देखने वाले हैं। जेम्स इनके पिताजी थे, मैरी हेटली इनकी माताजी हुआ करती थी और जूलिया क्लटरबर्ग जो है वो इनकी कौन थी, पत्नी थी। और इनके गुरु जो थे वो यति ज्ञानचंद्र इनके गुरु थे। और यति ज्ञानचंद्र के इतिहास के संदर्भ में पढ़े तो यति ज्ञानचंद्र हमारे राजस्थान के भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के रहने वाले थे। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं कर्नल जेम्स टोड को लेकर के कुछ मेन तिथि है यहां पर। जैसे कि इसमें 1798 ईस्वी, तो 1798 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड EIC में सैनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे। तो देखो, इनको अपन को जन्म के रूप में अपन ने देखा, इनका जन्म है तो 1782 में, 1782 में जन्म हुआ है और 1798 यानी कि 1798 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक अधिकारी के रूप में भर्ती हुई थी। उसके बाद 1798-99 में ये भारत आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि कर्नल जेम्स टोड भारत कब आए थे, तो ये 1798-99 में कहां पर आए थे, भारत आए थे। और भारत में भी सबसे पहले बंगाल में आए थे और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक अधिकारी के रूप में इनकी पोस्टिंग हुई थी। तो भारत में इनकी पहली पोस्टिंग जो है वो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी के रूप में होती है। इसके बाद देखना, फिर बात आती है 1801 को लेकर के। 1801 में कर्नल जेम्स टोड को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक काम दिया गया था और वो भी दिल्ली के पास पुरानी नहर की पैमाइश को लेकर के, कि कर्नल जेम्स टोड को 1801 में काम क्या दिया गया था कि दिल्ली के पास में कोई पुरानी नहर थी जिसको लेकर के डिस्प्यूट चल रहा था कि उसकी क्या की जाए, पैमाइश की जाए। तो इसकी पैमाइश को लेकर के काम सौंपा गया था 1801 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आज के टाइम पर क्वेश्चंस का पैटर्न भी ऐसा ही चल रहा है कि कर्नल जेम्स टोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो ऐसे क्वेश्चंस का अपन उत्तर तभी दे सकते हैं जब ऑल ओवर डाटा पता है। उसके बाद 1806 में ये राजस्थान आए थे। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान कब आए थे, तो 1806 में राजस्थान आए थे। सबसे पहले राजस्थान 1806 में ये राजस्थान आए हैं और राजस्थान में भी सर्वप्रथम में मांडलगढ़ से में इनका प्रवेश है। अब देखो, मांडलगढ़ को अपन यदि लोकेशन के आधार पर देखें, जैसे ये राजस्थान है तो मांडलगढ़ की लोकेशन इस जगह पर कुछ आती है और मांडलगढ़ से इनका प्रवेश इस रूपरेखा में था ऐसे। तो देखो, मांडलगढ़ जो है ना, आप एक पॉइंट से यहां पर यह भी याद रखना कि मांडलगढ़ जो है, इसे मांडलगढ़ को मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार। तो इसी मेवाड़ के प्रवेश द्वार से किसका प्रवेश हुआ है, राजस्थान इतिहास जनक कर्नल जेम्स टोड का। और इसी मांडलगढ़ के रहने वाले हुआ करते थे यति ज्ञानचंद्र, जो कर्नल जेम्स टोड के गुरु बने थे। तो कर्नल जेम्स टोड ने जैसे ही मांडलगढ़ से प्रवेश किया था राजस्थान में, यहीं इनकी भेंट हुई थी यति ज्ञानचंद्र से। और यति ज्ञानचंद्र जो है, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड को इतिहास के एविडेंस जुटाने में बहुत मदद की थी। इसलिए कर्नल जेम्स टोड यति ज्ञानचंद्र, जो कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा के निवासी थे, उनको अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। तो मांडलगढ़ को मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। अब जैसे अपन राजस्थान मॉडर्न पढ़ते हैं
या फिर 1857 का रिवोल्ट पढ़ते हैं, 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं, तो तात्या टोपे जी जो हैं वो भी राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तो तात्या टोपे जी का प्रवेश भी राजस्थान में कहां से, मांडलगढ़ से ही है। ओके, इसके बाद अपन को देखना है कि कर्नल जेम्स टोड जो है 1813 ईस्वी में इनको कर्नल की उपाधि से नवाजा गया था। तो देखो अब कर्नल नाम कैसे पड़ा, क्योंकि कर्नल की उपाधि इनको 1813 में दी गई थी और जेम्स नाम इनके पिता के नाम पर, टॉड इनका मूलतः नाम था। तो 1813 में ईआईसी के द्वारा कर्नल जेम्स टोड को किसकी उपाधि है, यहां पर कर्नल की उपाधि दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पेपर के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले फैक्ट्स हैं। इसके बाद देखो फिर आता है 1817 से लेकर के 1822 ईस्वी तक। 1817 से लेकर के 1822 ईस्वी तक ये दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना। अब देखो दक्षिणी पश्चिमी राजपूताने को लेकर के देखो, तो दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना कैसे हो जाएगा, ये दक्षिण वाला पार्ट और ये पश्चिम वाला पार्ट। जो ये वाला जो पार्ट है तो कहीं ना कहीं अपन इसको क्या कहेंगे, मेवाड़ी कहेंगे। तो दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना के रेजिडेंट पद या फिर पॉलिटिकल एजेंट पर सर्वप्रथम मेवाड़ व हाड़ौती में नियुक्त होते हैं। तो इस पॉइंट्स को लेकर के याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले जो पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त होते हैं वो मेवाड़, और मेवाड़ के साथ साथ इनको कौन सा भी पार्ट दिया गया था, हाड़ौती। तो कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के क्या नियुक्त होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद 13 जनवरी 1818 को कर्नल जेम्स टोड के माध्यम से ही या फिर कर्नल जेम्स टोड के कहने से ही कह सकते हैं, या फिर कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी देखो यहां पर मैं और भी आपके लिए अलग से फैक्ट्स बताता हूं यहां पर कि कर्नल जेम्स टोड ने संधि की इनके कहने पर। तो देखो कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। तो इसमें मेवाड़ जो है ना, इस मेवाड़ की तरफ से इस संधि पर जो हस्ताक्षर किए ना वो अजीत सिंह चुंडावत ने किए थे। किसने किए थे, अजीत सिंह चुंडावत ने किए थे। जबकि अंग्रेजों की तरफ से जो इस संधि पर जो हस्ताक्षर जो हुए हैं वो किए हैं चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। बहुत इस पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेवाड़ की तरफ से संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अजीत सिंह चुंडावत के द्वारा ही, और अंग्रेजों की तरफ से इस संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किसकी तरफ से है, तो चार्ल्स मैटकॉफ की तरफ से है। यह भी अपन को यहां पर विशेष ध्यान रखना है। और जो 13 जनवरी 1818 है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन ऐसे पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई घोड़ा रहा होगा इनके पास। याद रखना आप यहां पर विशेष रूप से कि जो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह है ना, इन्हीं मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के द्वारा कर्नल जेम्स टोड को एक घोड़ा दिया गया था और उस घोड़े का नाम होता है बजराज। क्या नाम होता है, बजराज। तो कर्नल जेम्स टोड को जो बजराज नाम का जो घोड़ा भेंट किया था वो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने किया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन कर्नल जेम्स टोड को तुम घोड़े वाले बाबा कहते रहते हो ना, उनके घोड़े का नाम क्या है, बजराज। और किसने भेंट किया है, तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने भेंट किया है। इसके बाद देखिए आप इसमें कि कर्नल जेम्स टोड को लेकर के कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कर्नल जेम्स टोड आपने यहां पर देखा कि 1813 से लेकर के 1822 तक ये दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना के रेजिडेंट रहे। परंतु आप याद रखना नवंबर 1819 में कर्नल जेम्स टोड को सिरोही और मारवाड़ का अतिरिक्त भार दिया गया। यानी कि 1819 में इनको रेजिडेंट जो बनाया जाता है, पॉलिटिकल एजेंट जो बनाया जाता है, वो कौन कौन से क्षेत्र को लेकर के बनाया गया था, एक तो सिरोही को लेकर के और एक किसको लेकर के, मारवाड़ को लेकर के। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देकर के ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। 1822 ईस्वी तक के ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक अधिकारी के बतौर काम करते हैं। फिर आप देखिए 1822 ईस्वी में ये क्या है, यहां से वापस गए। तो 1822 ईस्वी में जब ये वापस यहां से जाते हैं तो ऐसे कहते हैं कि ये अपने साथ एक शिलालेख लेकर के गए थे, मानमोरी शिलालेख, जो कि मौर्य वंश को लेकर के जानकारी देता है। तो जब ये मानमोरी शिलालेख को लेकर के गए तो समुद्री जहाज में बैठे, तो शिलालेख तो पत्थर, तो जैसे ही पत्थर को मानमोरी शिलालेख को जैसे उसमें रखा तो थोड़ा जहाज का बैलेंस बिगड़ गया। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने इस मानमोरी शिलालेख को कहां पर फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। तो याद रखना कि राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड अपने साथ लेकर के जाते हैं, परंतु यह शिलालेख भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस शिलालेख को कहां पर फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था।
तो इस बात को लेकर के भी याद रखना, ये सलाले कहां से था? चित्तौड़ से था, चित्तौड़ से, ठीक है ना। इसके अलावा 18 नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है लंदन में। यह भी आपको यहां पर विशेष रूप से याद होना चाहिए कि 18 नवंबर 1835 को लंदन में उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ये जितने भी पॉइंट्स जो हैं, ये सभी पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आज के टाइम पर जो अपन को क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल रहे हैं, वो इसी रूपरेखा के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए, तो देखो कर्नल जेम्स टोड की किताब का नाम आता है दी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखो, एनल्स कहते थे उस समय वार्षिक विवरण को, तो वह किताब जिसमें वार्षिक विवरण है, किसको लेकर के? राजस्थान को लेकर के। तो दी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब है, या इस किताब को कहते हैं दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न। अब देखो, आप इसको मैप के माध्यम से यदि अपन इस किताब को लेकर के देखें, तो ये जैसे मैंने भारत का एक इमेजिनरी मैप यहां पर बनाया है, और इस जगह पर अपना क्या आ जाएगा? राजस्थान। तो दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न, यानी कि वेस्टर्न यानी कि पश्चिम, जो पश्चिम के प्रॉपर सेंटर में है वो राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया का एक राजपूत स्टेट्स यानी कि राजपूत राज्य है। तो बिल्कुल ये रहा, बिल्कुल वेस्टर्न में इसकी लोकेशन है। तो इस आधार पर किताब का नाम है। अब देखो, आज के टाइम पर जो एग्जाम का जो एक अपडेट पैटर्न चल रहा है, वो आपसे ये डिमांड करता है कि ये जो किताब जो है, इस किताब का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। एक प्रथम खंड का प्रकाशित, यानी कि सबसे पहला पार्ट इसका प्रकाशित हुआ था 1829 में, और दूसरा खंड इसका प्रकाशित हुआ 1832 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तो इस पुस्तक का लेखक कर्नल जेम्स टोड है, बिल्कुल सही। इस पुस्तक का संपूर्ण प्रकाशन 1829 में हुआ? नहीं, क्योंकि इस पुस्तक का प्रकाशन 2 खंडों में है। तो प्रथम खंड में तो 1829 में, और दूसरा खंड प्रकाशित 1832 में, और दोनों खंडों में इतिहास भी अलग अलग अपन को देखने को मिलता है। जैसे कि प्रथम खंड प्रकाशित 1829 में, इसमें मेवाड़ का इतिहास है, इसमें जागीरदारी व्यवस्था को लिखा गया है, इसमें सामंत व्यवस्था को लिखा गया है, इसके अलावा इसमें राजपूत आने की भौगोलिक स्थिति, और सबसे इंपॉर्टेंट यह है, अपन पढ़ते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने राजपूत आने के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। परंतु आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अलावा इसने 2 नाम और भी दिए थे। तो देखो, जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है, इसके प्रथम भाग में ये 3 नामों का प्रकाशन है। 3 नाम लिखे हैं, रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, और विशेष पॉइंट्स इनका यही क्रम है, इस किताब में यही क्रम में लिखा हुआ है। तो याद रखना कि कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक का प्रथम प्रकाशन होता है, प्रथम खंड का, उसमें रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान, यानी कि कितने नामों का उल्लेख मिलता है? तो 3 नामों का उल्लेख है। यह भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से क्या है? विशेष इंपॉर्टेंट है, और इनका सीक्वेंस। अब देखो, बात आती है दूसरे खंड को लेकर के। तो इनका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ 1832 में, और उल्लेख मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती राज्यों का वर्णन है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रथम में तो क्या देखने को मिला? मेवाड़ इतिहास का उल्लेख है, जबकि दूसरे में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती, इन राज्यों का अपन को क्या देखने को मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा देखना, तो ये अपन ने यहां पर देख लिया। इसके अलावा देखिए, ये जो किताब जो है कौन सी? दी सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, या दी एनल्स एंड एंटीक्विटीज राजस्थान इंडिया, राजस्थान को लेकर के। तो देखो, यह पुस्तक किस में लिखी हुई थी? तो इंग्लिश में लिखी हुई थी। इसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी ने। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी जो हैं, ये रोहिड़ा गांव के रहने वाले थे। रोहिड़ा गांव जिसकी लोकेशन कहां पर आती है? तो सिरोही में। ये यहां से रहने वाले थे। इसके अलावा इस पुस्तक का संपादन जो किया है वो विलियम क्रुक ने किया है, और यह पुस्तक समर्पित किसको है? तो यति ज्ञानचंद्र को यह पुस्तक समर्पित है। यही कर्नल जेम्स टोड के कौन हुआ करते थे? गुरु हुआ करते थे। इसके बाद आप इसमें देखिए, तो देखो, कर्नल जेम्स टोड अपने अंतिम समय में यह किताब लिख रहे थे। 1835 में कर्नल जेम्स टोड का देहांत होता है, परंतु जिस किताब को अपने अंतिम समय में लिख रहे थे, उस किताब को पूरा नहीं कर पाए। उस किताब का नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। अब पश्चिम भारत यानी कि वो अपना राजस्थान, या फिर इस किताब को कहेंगे ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या कहेंगे? ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का संपादन जो है वो 1839 में होगा, यानी कि कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल जेम्स टोड का देहांत तो 1835 में हो गया, परंतु इस पुस्तक का प्रकाशन बाद में हुआ,
क्योंकि कर्नल जेम्सटोन इस किताब को पूरा नहीं कर पाए थे अपने जीवन काल में। इस किताब को पूरा जो लिखवाया था, संपूर्ण इसका लेखन इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग के द्वारा करवाया गया था। ओके, अब देखो इस पुस्तक में किसका उल्लेख है, तो इसमें राजपूती परंपराओं का उल्लेख है, आदिवासी समाज का उल्लेख है, अंधविश्वासों का उल्लेख है, मूर्ति निर्माण, मूर्तियों को लेकर के उल्लेख है, और राजस्थान की घुमक्कड़ जातियों को लेकर के उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान किताब का प्रकाशन 2 भागों में, तो प्रथम भाग में किसका उल्लेख, दूसरे भाग में किसका उल्लेख, कर्नल जेम्सटोन की जो अंतिम समय में जिस किताब को लिख रहे थे उसमें किनका उल्लेख, और कर्नल जेम्सटोन की इस पुस्तक का प्रकाशन 1839, जबकि इससे पहले पुस्तक देखी उसके प्रथम खंड का प्रकाशन 1829 और उसके दूसरे खंड का प्रकाशन 1832। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद अपन ने देखा, देखो कर्नल जेम्सटोन कई चीजों को अलग अलग नाम यहां पर देने वाले हैं। जैसे कि कर्नल जेम्सटोन ने माउंट आबू को कहा है हिंदू ओलंपस, बहुत विशेष। कर्नल जेम्सटोन ने माउंट आबू को क्या कहा है, हिंदू ओलंपस। कर्नल जेम्सटोन ने गुरु शिखर को क्या कहा है, संतों का शिखर कहा है, गुरु शिखर चोटी जो है। कर्नल जेम्सटोन ने हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध जिसे अपन पढ़ते 1576 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा प्रताप जी और मुगलों के बीच में लड़ा गया था, इस हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली का है। हालांकि मैं आपके लिए यहां पर बता देता हूं, जो थर्मोपल्ली जो युद्ध है ना, यह थर्मोपल्ली युद्ध अलग है। थर्मोपल्ली युद्ध को लेकर के अपन देखें तो थर्मोपल्ली युद्ध जो लड़ा गया है यह तो 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और थर्मोपल्ली जो युद्ध है यह किसके बीच में हुआ था, यह फारसी वर्सेस यूनानियों के बीच में हुआ था। फारसी वर्सेस किसके बीच में, यूनानी। और इसमें फारसी जो लड़ेंगे, सॉरी यूनानी जो लड़ेंगे, उनका नेतृत्व यहां पर करने वाला लियोनाइडस, बहुत महान योद्धा था लियोनाइडस। जबकि फारसियों का नेतृत्व यहां पर किया था जेरेक्सेस के द्वारा। किसके द्वारा, जेरेक्सेस। तो फारसी शासक कह सकता हूं जरक्सीस यहां पर लड़ेगा, और यूनानी यहां पर लियोनाइडस लड़ेंगे। यहां पर जीता था, ये यहां पर युद्ध मैदान वीरगति को प्राप्त होंगी, मुखबिरी हो गई थी यहां पर, अन्यथा लियोनाइडस इस जरक्सीस को युद्ध मैदान में मार देता। तो थर्मोपल्ली युद्ध 480 ईसा पूर्व का है, जो फारसी और यूनानियों के बीच यानी कि जरक्सीस या फिर जेरेक्सेस और लियोनाइडस के बीच में तो लड़ा गया था। इसी युद्ध का जो स्थान है थर्मोपल्ली, इसके आधार पर हल्दी घाटी युद्ध की तुलना इन्होंने की है। उसके बाद इन्होंने दिवेर का युद्ध, जो दिवेर का युद्ध जो है, जो 1582 ईस्वी में अपन दिवेर के युद्ध को पढ़ते हैं, मेवाड़ महाराणा प्रताप जी और मुगलों के बीच में है। तो दिवेर का युद्ध, जिसे दिवेर के युद्ध को इन्होंने क्या नाम दिया है, मेवाड़ का मैराथन। जबकि मैराथन को लेकर के मैं आपके लिए बता दूं, मैराथन युद्ध जो है, यह मैराथन युद्ध लड़ा गया था 490 बीसी में। कब लड़ा गया था, 490 बीसी मैराथन का युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध भी किनके बीच में है, वही फारसी वर्सेस किसके बीच में, यूनान के बीच में। और यहां पर फारस का नेतृत्व करेगा डेरियस प्रथम, और यूनान का नेतृत्व यहां पर करेगा मिल्टियाल्टेज यहां पर लड़ेगा। ठीक है ना। तो देखो मैराथन का युद्ध जो है वो 490 में है, और मैराथन की जो लोकेशन है वो यूनान में है। तो मेवाड़ में जो दिवेर का युद्ध लड़ा गया था उसे मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी है, और हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। किसने, कर्नल जेम्सटोन ने। और गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, और माउंट आबू को हिंदू ओलंपस कहा है। इसके अलावा अपन और देखते हैं तो कर्नल जेम्सटोन जो है, कर्नल जेम्सटोन ने क्या कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि राज्य में पग पग पर थर्मोपल्ली जैसे स्थान, तो थर्मोपल्ली अपन ने देख लिया, थर्मोपल्ली जैसे स्थान, और प्रत्येक सैनिक लियोनाइडस है। तो लियोनाइडस अपन ने देखा यहां पर कि लियोनाइडस बैटल ऑफ थर्मोपल्ली में लड़ेगा, यूनानियों की तरफ से नेतृत्व करेगा। अपने 300 जाबाज सैनिकों के साथ थर्मोपल्ली के मैदान में लाखों की सेना से लड़ा था कौन, लियोनाइडस। तो आपने यहां पर क्या देखा कि राज्य में पग पग पर थर्मोपल्ली जैसे स्थान व प्रत्येक सैनिक क्या उन्हें लियोनाइडस है। यह किसने कहा है, तो कर्नल जेम्सटोन ने। किसके बारे में कहा है, राजस्थान के बारे में कहा है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कर्नल जेम्सटोन के निवास स्थान को लेकर के देखें तो कर्नल जेम्सटोन का निवास स्थान था बोरासवाड़ा टोटगढ़। अब देखो ये चीज को लेकर के देखना, मैंने अभी बताया कि कर्नल जेम्सटोन जो है, ये कर्नल जेम्सटोन घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं। अरे घोड़े वाले बाबा क्यों, घोड़े पे बैठ करके घूमते थे, तो इनके घोड़े का नाम हुआ करता था बजराज। और एक बजराज जो भेंट किया था, यह मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने इनको भेंट किया था। और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने ही
कर्नल जेम्स टोड को रहने के लिए एक स्थान भेंट किया था, जिस स्थान का नाम आता है बोरासवाड़ा, परंतु यहां पर कर्नल जेम्स टोड रहे, इसलिए स्थान क्या कहलाया? टोटगढ़, जिसकी लोकेशन कहां पर है? अजमेर में। बहुत इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड को कौन सा स्थान भेंट किया था? बोरासवाड़ा, जिसको आप क्या कहते हो? टोटगढ़, जो कहां पर है? अजमेर। और इसी भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड को कौन सा घोड़ा भेंट किया था? बजराज के नाम से। इसके बाद देखना, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग को कर्नल जेम्स टोड ने एस्टुकन दुर्ग की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? एस्टुकन दुर्ग की संज्ञा दी है। ये सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग को एस्टुकन दुर्ग की संज्ञा दी है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को। इसके बाद देखना आप इसमें, फिर देखो कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्होंने तारागढ़ दुर्ग, ये जो तारागढ़ दुर्ग है ये अजमेर वाला है, ठीक है ना, अजमेर वाला। तो इन्होंने अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहा है, सीधा एग्जाम पुटअप होता है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी का जो है, क्योंकि बूंदी का जो किला जो है उसकी आकृति तारे के समान है, इसलिए इसको तारागढ़, जबकि अजमेर का तारागढ़ जो नाम है, इसका नाम तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर पड़ा है। तो तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी का जो है, इस किले के बारे में क्या कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? कि रजवाड़ों के राजप्रसादों में बूंदी के महल सर्वश्रेष्ठ महल हैं। तो सीधा तुमसे क्वेश्चन पुटअप हो जाए कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से दुर्ग के महलों के सौंदर्य का बखान किया है? तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी को लेकर के। फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा कि यदि कोई मुझे राजस्थान की कोई जागीर भेंट करे, तो फिर कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मैं भैंसरोड़गढ़ जो है, भैंसरोड़गढ़ जो दुर्ग है, इस भैंसरोड़गढ़ दुर्ग की जागीर को चुनूंगा। भाई जैसे कोई कर्नल जेम्स टोड कैसे कहे कि कर्नल जेम्स टोड तुम राजस्थान में कौन सी जागीर चाहते हो, तो कर्नल जेम्स टोड कौन सी जागीर कह रहा है? मुझे भैंसरोड़गढ़ की जागीर चाहिए। इसके अलावा और देखिए कि कोटा के किले को लेकर के क्या कहा है कि आगरे के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं है जितना कि कोटा के किले का है। यह किसने कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कोटा का जो किला है उसके परकोटा को लेकर के कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड को लेकर के जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, कर्नल जेम्स टोड का संपूर्ण इतिहास इस क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया है। राजस्थान या भारत के किसी भी एग्जाम में कर्नल जेम्स टोड को लेकर के क्वेश्चन पुटअप होता है, तो अपने इसी क्लास से अपना एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और यदि साथियों आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कर्नल जेम्स टोड को लेकर के इतना तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान इतिहास के जनक जो इनको कहा जाता है। क्लियर? अपन हर कोई इस बात को जानता है कि कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं, पर अपन नहीं जानते उसके घोड़े का नाम क्या था। उसका घोड़ा जो था कर्नल जेम्स टोड का, वो किसने भेंट किया था। ऐसी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने एग्जाम्स को लेकर के। दूसरा मैं आपके लिए बता दूं कि देखो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो हिस्ट्री बाई अजीत सिंह कवई के नाम से है। आप यूट्यूब पर हिस्ट्री बाई अजीत सिंह कवई लिखोगे, मेरा ये चैनल ओपन हो जाएगा और इसमें आपको इतिहास को लेकर कई क्लास देखने को मिलेंगी। तो साथियों इस चैनल को आप ज्वाइन करें और अपने सभी साथ वालों को जरूर बताएं, क्योंकि इस चैनल पर जो क्लास होती है वो दमदार कंटेंट के साथ होती है। तो आज के लिए राम राम, सभी साथियों के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में।